तो थोड़ी ही देर में इंटा गफील हो सकता था। दूसरी अहम बात जो मेरे जहन में थी उसका ताल्लुक खौफनाक कुत्तों से था। जब से उन कुत्तों को खामोश करके वापस ले जाया गया था वो दोबारा मेरे सामने आए थे। न उनके भौंकने या तेज तेज हाँपने की आवाजें सुनाई दी थी। इन अलामात से यूं मालूम हो रहा था जैसे मेरी और अब्दुल रहीम खान की मैनोशी को पुरलुत्फ बनाने के लिए आर्जी तौर पर उन कुत्तों को कहीं बांध दिया गया था। अगर अब्दुल रहीम खान तेजी के साथ विस्की पीने के नतीजे में मदहोश या गाफिल हो जाता और कुत्तों के रखवाले भी हमारी तरफ मुतवज्जा न होते तो मेरे लिए वहां से फरार होने का बेहतरीन मौका पैदा हो सकता था। इन इम्कानात को ज़हन में रखते हुए मैंने इब्तिदा ही से अपनी मैनोशी की रफ्तार सुस्त रखी थी, जिसका नतीजा ये था कि अब्दुल रहीम खान दूसरा गिलास ले रहा था जबकि मैं पहले ही गिलास को खाली नहीं कर सका था। इस तेजी के नतीजे में अब्दुल रहीम खान की आंखों में कुमार की सुर्खी पैदा हो चली थी। उसके साथ ही उसके लहजे में हल्की सी लुकनत भी पैदा हो गई थी। उसे नशा जरूर हो रहा था लेकिन वो गिरदोपेश की सूरत हाल से बिल्कुल ही गाफिल नहीं हुआ था। उसने फौरन ही मेरी सुस्त रवि का अंदाजा लगा लिया और मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ कर बोला, तुम पीते क्यों नहीं? तुम्हारा पूरा गिलास इसी तरह भरा हुआ है और मेरी बोतल चौथाई खाली हो गई है। तुम बिला नोश खानजादे हो। मैंने उसकी बहकी हुई खोपड़ी पर बर्फ जमाने के इरादे से कहा, मैं कभी कभार का शौकीन हूँ। मैंने तुम्हारा साथ देने की कोशिश की तो फिर यहाँ से हिल नहीं सकूंगा। मुझे अपनी असल रफ्तार से ही पीने दो। तुम शहरी लोग कंजूस और बुजदिल होते हो। वो शेखी में आकर बोला, हर काम नाप तोल कर डरते डरते करते हो। जब तक आदमी पी कर मदहोश ना हो पीने का मजा ही नहीं आ सकता। और फिर तुम तो एक कैदी हो। अंदर कंटेनर में जाकर रात गुजारो या इसी चारपाई पर लुढ़क जाओ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रात भर यहाँ पड़ा रहा तो तुम्हारे खूनखार कुत्ते मेरी बोटियां उड़ा डालेंगे। वह बहुत समझदार है। और मेरे अकब में हाथ का इशारा करते हुए बोला, देख लो कितने आराम से बैठे हुए। तुमने चारपाई से नीचे कदम रखा और वो तुम पर झपट पड़ेंगे। उसके अल्फाज सुनते ही मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में हजारों चींटियां सी रेंगने का एहसास होने लगा। मैंने गैर इरादी तौर पर अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो मेरी रूह फना हो गई। वो दोनों कुत्ते अपनी जुबानें बाहर लटकाए ट्रेलर के पिछले पहियों के करीब जमीन पर बैठे हुए थे। इस वक्त उनकी गर्दनों में जंजीरें भी नहीं थी, ना ही उन कुत्तों के दोनों रखवालों का कोई नामो निशान था। ये तो आजाद है, मैंने बुखला कर कहा। ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर आ ही पड़े। फिक्र मत करो। वो मेरी घबराहट पर हंसते हुए बोला, ये बहुत ज़हीन और वफादार कुत्ते हैं। इन्हें जो कुछ समझा दिया गया ये इसके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये जानवर ही हैं, भड़क भी सकते हैं। इनकी जहानत पर अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। अगर ये यूं ही खुले फिरते रहे तो मैं ज़हनी दबाव की वजह से तुम्हारी इस दावत से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकूंगा। मेहरबानी करके इनके पट्टों में जंजीरें टिलवा दो। तुम तो इन कुत्तों से खौफजदा नहीं थे। उसने तंजिया अंदाज में मेरी कही हुई बात मुझे याद दिलाई। जब तक तुम्हारा वक्त पूरा नहीं होता ये कुत्ते तो क्या दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इस वक्त मैं अपने होशो हवास में था। अब मैं नशे में हूँ। वो इतनी जोर से हंसा कि मैं परेशान हो गया। फिर वो अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोला, तुम्हें शायद विस्की सूंघकर ही नशा हो जाता है। इतने तगड़े जवान होकर औरतों जैसी बातें कर रहे हो। मैं सुबह से भूखा हूँ। तुम्हें मालूम होगा कि खाली पेट में शराब सीधी दिमाग में चढ़ती है। फिक्र मत करो, खाना भी अभी आता ही होगा। मालूम होता है कि तुम्हारे लिए तो यही एक गिलास रात भर चलता रहेगा। इससे ज्यादा तो मेरे कुत्ते भी पी लेते हैं और चाको चौबंद रहते हैं। उसके तबसरे का बेहतरीन जवाब यह था कि वो कुत्ते थे मगर मैं कुत्ता नहीं था। लेकिन मैंने खामोशी ही बेहतर समझी। अपनी बसियार नोशी की वजह से वो मेरे तबसरे का गलत मफहूम समझकर हत्थे से उखड़ सकता था। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुत्तों की ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, अब तुमने अक्लमंदी की बात की। वो खुश होकर बोला, तुम मेरी हदायत पर चलते रहे तो तुम्हारी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। पूरा न मानूं तो एक बात पूछ लूं? मैंने अपने गिलास से एक घूंट लेकर कहा, 10 बातें पूछ सकते हो, बस सरदार बाबा के खिलाफ जुबान न खोलना। तुमने शराकतदारी का फलसफा बयान करते हुए 3 चीजों का जिक्र किया था, सिगरेट, शराब और औरत। इनमें से 2 हमारे सामने हैं, तीसरी के लिए तुम क्या बंदोबस्त करते हो? मैंने धीमे से पूछा। या इसका जिक्र भी ना करना। वो गहरा सांस लेकर बोला, इस तकरीबन खुली हुई बस्ती में इन इंसानी लग्जियों का भी गुजर नहीं है जो बाकायदा आबादियों के बंद कमरों में फलती फूलती हैं। वैसे भी ये मफलूकुल हाल अफगान गैरत के मामले में बहुत सफाक और बेरहम साबित होते हैं। इस गरीब बस्ती में कई अल्लड़ और खूबसूरत लड़कियां परवान चढ़ रही हैं, लेकिन कोई उन पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। इस शौक के लिए मैंने कराची में बंदोबस्त किया हुआ है। वहां एक काबिली लड़की मेरे फ्लैट में रहती है, लेकिन तुम तो शायद शादीशुदा हो और तुम्हारी औरत शरफाबाद के फ्लैट में किसी और मर्द के साथ रहती है। वो उसका भाई है। उसने किसी और मर्द का तज़किरा इस कदर तहकीर अमेज अंदाज में किया था कि मुझे तिलमिलाकर सुल्तान शाह के बारे में वजाहत ही करनी पड़गी। मुझे इस किस्म का कोई शौक नहीं है, बस तुम्हारी कही हुई एक बात के बारे में जानना चाह रहा था। खुले हुए कुत्तों के नजर आ जाने के बाद मेरे लिए फरार के किसी फौरी इम्कान के बारे में सोचने की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी।
इसलिए मैंने बेपरवाही से अब्दुल रहीम का साथ देना शुरू कर दिया। बाज लोग नशे की हालत में बेसुध होकर खामोशी से ऊँगने लगते हैं और बाज की जुबान ज्यादा जौहर दिखाने लगती है। छोटे खान का ताल्लुक दूसरी किस्म के महक खवारों में से था। उसने मुझे बताया कि वीरा को टैक्सी के जरिए वापस ले जाने वाला बारेश ड्राइवर उसे बेहोशी की हालत में न्यू कराची से आगे वीरान टीलों के दरमियान डाला था। मैंने घुमा फिरा कर कई सवाल करने के बाद यह भी अंदाजा लगा लिया कि उस ड्राइवर ने गालबन वीरा के पर्स या लिबास की तलाशी नहीं ली थी, जिसका मतलब था कि भीमगन उन लोगों की दस्तरस से महफूज थी। मेरी वहां से रवानगी के बारे में वो इस वक्त भी कुछ नहीं बता सका। मैंने घुमा फिरा कर वो सवाल कई मरतबा दोहराया और उसने हर बार एक ही जवाब दिया कि मुझे वहां बाइज्जत कैदी की हर सहूलत मुयस्सर थी, इसलिए मुझे बेफिक्री से वहां रहना चाहिए था। जब वहां से मेरा दाना पानी उठ जाता तो खुद ब खुद मेरी रवानगी का बंदोबस्त हो जाता। उसने मुझे ये बावर करवाने की कोशिश की कि मैं जो वक्त इस खैमा बस्ती के कंटेनर में बसर कर रहा था वो हर एतबार से बेहतर था, क्योंकि अब्दुल रहीम के बरक्स उसका मामू बहुत जिद्दी और मगलूबुल गज़ब तबीयत का मालिक था और अपनी खतीर रकम के बारे में मेरी जानिब से कोई वाज़ेह यकीन दहानी न मिलने की सूरत में मुश्तिल होकर मेरे साथ बदसलूकी कर सकता था। 9 बजे के करीब बस्ती से खाना आ गया। अब्दुल रहीम खान के लिए गोश्त के भुने हुए पार्चे आए थे। मेरे लिए दाल भेजी गई थी जिसके साथ गर्म तंदूरी नान थे। आने वाले ने गोश्त और दाल के प्याले तरतीबवार हम दोनों के सामने रखे और फौरन ही वापस चला गया। इस वक्त अब्दुल रहीम खान मुझ पर मेहरबान था, इसलिए मुझे भी गोश्त खाने की इजाजत मिल गई। दोनों ही डिशें गर्म और लजीज थी। मैं खाना खाते हुए भी कुत्तों की तरफ से बेफिक्र न रह सका, लेकिन यह बात हैरान कुन थी कि गोश्त की बू पा लेने के बाद भी उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। थोड़ी देर बाद अब्दुल रहीम खान ने कुत्तों के रखवालों को बुलाया। उन्होंने कुत्तों के पटों में जंजीरें डालकर उन्हें मजबूती से थाम लिया। इस कार्रवाई पर कुत्तों के कान खड़े हो गए और वो चौकन्ने अंदाज में मेरी तरफ देखने लगे। शायद उन्हें मेरी नकलो हरकत का अंदाजा हो चला था। चारपाई छोड़ने से पहले मैंने गैर इरादी तौर पर अब्दुल रहीम खान से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे सर्द महरी के साथ साफ इनकार कर दिया। शायद तुम्हें याद नहीं रहा कि हम अपने दुश्मनों और कैदियों से हाथ नहीं मिलाते। यह रस्म सिर्फ बराबर के दोस्तों के साथ अदा की जाती है। गपशप की दावत देते हुए तुमने मुझे अपना दोस्त करार दिया था। मैंने खिफत अमेज अंदाज में उसे याद दिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर छाई हुई सर्द महरी में कोई फर्क नहीं आया। गपशप खत्म हो गई। अब तुम फिर से कैदी बन गए हो। कंटेनर में जाओ और सोने की कोशिश करो। मैं जो ही चारपाई से नीचे उतरा, दोनों कुत्तों ने दांत नकोस कर गुर्राते हुए मेरी तरफ झपटने की कोशिश की, लेकिन इस बार रखवालों ने पिचकार कर कुछ कहते हुए उन्हें रोक लिया और मैं तेज तेज कदमों से ट्रेलर के अकबी हिस्से की तरफ जाकर कंटेनर में चढ़ गया। वो दोनों आदमी कुत्तों समेत उस तरफ आए और कुत्तों को जंजीरों से आजाद करने के बाद कंटेनर का वजनी दरवाजा बंद करने लगे। मैं बोरियों के दरमियान रास्ते से अंदर पहुंचा भी नहीं था कि आईनी पट्टे खुश कब्जों के तेज शोर के साथ एक दूसरे से टकराकर बंद हो गए और बाहर से उनके बोलेट और क्लैंप चढ़ा दिए गए थे। एक बार फिर खुश्क अनाज की तेज बूझ से रची हुई वो बंद फिजा मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। मैं बाहर रोशनी में से आया था, इसलिए मुझे अंदर बहुत तारीकी का एहसास हुआ और मेरी आंखें खासी देर तक उस अंधेरे से मायूस नहीं हो सकी। और जब मैं अंदर मुख्तलिफ तारीक धब्बों में थोड़ा बहुत इम्तियाज करने के काबिल हुआ तो मैंने 2 बोरियों को मिलाकर फर्श पर अपना बिस्तर बनाने का अधूरा काम मुकम्मल करना शुरू कर दिया। बिस्तर बनाने के बाद मैंने जूते उतारे और इन भरी हुई सख्त बोरियों पर दराज हो गया। मेरे लिए वो सूरत हाल अजीब होने के साथ साथ तशवीशनाक भी थी। वीरा अपनी तवील और गहरी बेहोशी की वजह से उन लोगों की कैद से रिहा होने में कामयाब हो चुकी थी। उसने बेहोश होने से पहले बहुत सी कारामद बातें सुन ली थी, जिनके जरिए उसे ये मालूम हो चुका था कि मैं सरदार पाइंदा गुल के आदमियों की कैद में था और वो लोग मुझे शिंगार वैली नामी अफगान सरहदी इलाके में ले जाने का इरादा रखते थे। इन लोगों में कुछ वक्त गुजारने के बाद मैंने यह अंदाजा लगा लिया था कि उन मालूमात के सहारे कराची में सही खतूत पर छानबीन की जाती तो सरदार पाइंदा गुल के नाम के हवाले से इस अफगान खैमा बस्ती तक पहुंचना ज्यादा दुश्वार नहीं होना चाहिए था। लेकिन वीरा को वहां से गए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था और उसकी वापसी की कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, जिसका वाहिद मतलब यही था कि वो गजाला और सुल्तान शाह की मदद से कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी थी। अव्वल खान का बजाते खुद कराची में मौजूद न होना भी एक अहम अंसर था, लेकिन वीरा उसके इस्लामाबाद के राब्तों से बखूबी वाकिफ थी। अगर वो अव्वल खान को मेरे अगवा के पूरे पस मंजर से आगाह कर देती तो कोई वजह न थी कि वो अपनी कराची में मामूर अमले को फौरी तौर पर मेरी तलाश की मुहिम पर न लगा देता। यह नुक्ता इस कदर वाज़ेह और अहम था कि वीरा किसी भी सूरत में उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अगर उसकी तरफ से गैर मामूली ताखीर हो रही थी तो उसका एक मकसद यह भी हो सकता था कि उसकी कनपट्टी पर लगने वाली ज़रब मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा शदीद रही हो और उसकी बेहोशी का दुरानिया गैर मामूली तौर पर तवील हो गया हो, या फिर होश में आ जाने के बावजूद ज़हनी तौर पर पूरी तरह बहाल न हो सकी हो। अंधेरे और तन्हाई में मेरा ज़हन मुसलसल इन्हीं पहेलियों में उलझा रहा। सारे ख्यालात एक डरावने तसलसल के साथ मेरे जहन में उभरते चले आ रहे थे। कराची पहुंचने से पहले मैंने इस्लामाबाद में कई बेख्वाब रातें गुजारी थी, जिनका ताल्लुक अल्बर्टो की बेखुनी के मुहिम से था।
इस भाग दौड़ और बेख्वाबी के नतीजे में मैं शदीद असाबी थकान का शिकार हो रहा था। मेरी वो कैफियत उस अमर की मुत्तकाजी थी कि मैं चंद घंटों की गहरी नींद लेकर खुद को ताज़ा दम कर लूं। इस बारे में मेरी हल्की फुल्की महनोशी भी मुआवन होनी चाहिए थी, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत इस कदर मखदूश और परेशान कुन थी कि मेरी आंखों में दूर दूर तक नींद का पता नहीं था। थोड़ी देर के बाद फिजा में गरजती हुई जनरेटर की तेज आवाज यकयक दम तोड़ गई और माहौल पर एक खौफ आवर से भी सन्नाटा छा गया। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए सकूत और सन्नाटे के मुकाबले में वो पुरशोर माहौल ज्यादा सुकून आवर था। मैं अनाज की उन 2 बोरियों पर पड़ा बेचैनी के साथ करवटें बदलता रहा। घुटन, गर्मी और बेआरामी के बावजूद न जाने कब मेरी आंख लगी। किसी ने सच ही कहा है कि नींद सूर्य के तख्ते पर भी आ ही जाती है। मैं कितनी देर तक सोता रहा इस बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं। दोबारा आंख खुली तो बंद कंटेनर में सब कुछ जूं का तू था। किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन बाहर की फिजा में औरतों, बच्चों और मर्दों की डूबती उभरती आवाजें गूंज रही थी, जिनसे अंदाजा हो रहा था कि सुबह हो चुकी थी। मैंने सख्त बोरियों वाले नाहमवार बिस्तर से उठना चाहा तो बदन में दर्द की टीसें दौड़ गई। मेरी नींद तो किसी न किसी तरह पूरी हो गई थी, लेकिन भरी हुई बोरियों के नशीब फराज ने मेरे रग पट्टों में शदीद तनाव पैदा कर दिया था, जो दर्द की सूरत में मुझे परेशान कर रहा था। मैंने अपनी निगाहों पर जोर देकर अंधेरे में वो डोरी तलाश की जो बाहर लगी हुई घंटी से मुंसलिक थी। डोरी खींचते ही बाहर से किसी धाती कटोरी की बचने की आवाज सुनाई दी और मैं किसी जवाब के इंतजार में तन बतकदीर होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कंटेनर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। फिर किसी ने मुझे नाम लेकर पुकारा। आवाज के साथ ही वो लब लहजा भी अजनबी था। मैं जवाब देकर बोरियों के दरमियान बने हुए तंग रास्ते से बाहर निकलता चला गया। बाहर सूरज की तेज रोशनी में कुत्तों का वही रखवाला मेरा मुंतजिर था, जो रात को बस्ती से सिगरेट लेकर आया था। वो खासा अजड और बदतमीज आदमी था। मैंने उससे अब्दुल रहीम खान के बारे में इस्तफसार किया तो वो मुझ पर बरस पड़ा कि मुझे उससे क्या लेना था। जब उसने मुझसे दुरुस्त लहजे में घंटी बजाने का सबब दरियाफ्त किया तो मैंने उसे हवाज जरूरिया के बारे में आगाह कर दिया। रात को भी वहां बिजली की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उसके मुकाबले में सूरज की तहद नजर फैली हुई रोशनी ने माहौल को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। इस वक्त मेरी रस्टवाज सुबह के 7:30 बजा रही थी, लेकिन खुले मैदान में दूर तक फैली हुई धूप से यूं महसूस हो रहा था जैसे खासा दिन चढ़ आया हो। इस वक्त भी मेरे लाशऊर में खतरनाक कुत्तों का खौफ जागुज़ी था, लेकिन मैं कदरे बेखौफी के साथ नीचे उतर गया। मुझे देखकर खुशी हुई कि इस वक्त कुर्बो जवार में कुत्तों का कहीं पता नहीं था। शायद दिन के उजाले में उन्हें खैमा बस्ती में बांध दिया गया था। उस शख्स के मां पर मैं टीन के डिब्बे में कूलर से पानी लेने के लिए बढ़ा तो अब्दुल रहीम की चारपाई खाली पड़ी थी और अमलन वही शख्स इस वक्त मेरा निगरान था। उसने मुझे खुले मैदान के एक दूर उफ्तादा हिस्से का रुख करने की हदायत देते हुए टूटी फूटी और अकड़ उर्दू में मुतनबे किया कि मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो वो मुझे भून कर रख देखा। अपनी इस धमकी की अमली तायीद में उसके बाएं शाने से क्लाशकोफ चल रही थी, जिसमें मैगजीन भी चढ़ा हुआ था। मेरे नजदीक वो एक गैर अहम निगरान था, जिसका मतलब मुझे इसी इलाके तक महदूद रखना था। वो मेरी कोई उलझन दूर करने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए मैं उसकी बताई हुई समत में चल दिया। पिछली रात वाटर कूलर में पानी खासा ठंडा था, लेकिन पूरी रात गुजरने के बाद वो ठंडे के एतदाल में ढल चुकी थी। टीन का डिब्बा खासा बड़ा था और उसमें कूलर का तकरीबन तमाम पानी ही समा गया था। मुझे अंदाजा था कि सारजी खैमा बस्ती में मुझे हाथ मुंह धोने की कोई रवायती सहूलत नहीं मिल सकेगी, इसलिए मैं अपनी दीगर जरूरियात से फारिग होने के बाद देर तक अपने मुंह पर बचे हुए पानी के छींटे मारता रहा। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि इस दौरान में मेरा निगरान कंटेनर के साये में खड़ा मुस्तकिल तौर पर मेरी तरफ देखता रहा। अपनी क्लाशनकोफ उसने चाहने से उतार कर हाथों में ली हुई थी और मेरी वापसी में ताकीर होने की वजह से वो बार बार बेचैनी के साथ टहलता जा रहा था। इस अखड़ और बेहुदा अफगान को सुलगाने के लिए मैंने टीन के डिब्बे में मौजूद पानी का आखिरी कतरा तक निचोड़कर अपने कुमलाए हुए चेहरे को सराब किया और फिर खरामा खरामा वापस लौटा तो वह दांत पीसते हुए मुझ पर बरस पड़ा। क्या वहां अपने गड़े मुर्दों के लिए फाते पढ़ने के लिए जमकर बैठ गए थे? उसकी टूटी फूटी और दुश्वार उर्दू का यही मफहूम मेरे पल्ले पड़ सका। तुम्हारा नान खाकर मुझे कब्ज हो गया है, मैंने मुस्कुराते हुए खुश दिली के साथ कहा। मैं हाथ मुंह धोकर आया हूँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? वो मुझे कहर बार नजरों से घूर कर रह गया। मेरी क्लाशनकोफ की एक गोली तुम्हारी सारी आंतों को कुशादा कर देगी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुमने 1 घंटे से मुझे यहाँ खड़ा किया हुआ है। तुम भी अपने साथियों की तरह जंगजू और खूनख्वार मालूम होती हो। मैंने अपने जले दिल के फपोले फोड़ने के लिए उसे उसके वैशी कुत्तों से तशबीह देते हुए कहा, लेकिन मेरी तवक्का कहने मुताबिक मेरे तबसरे की बारीकी उसके पल्ले नहीं पड़ सकी। हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। उसने मेरी बात को अपने हमनस्लों से मुतलिक समझते हुए तेजी के साथ कहा, ये न समझ लेना कि तुम मुझे तैज दिलाते रहे तो मैं तुम्हारे बदन में गोलियां उतारने से गुरेज करूंगा। वो इस वक्त जोश और गुस्से के आलम में था, लेकिन मैं उसकी धमकी के बोधेपन से बखूबी वाकिफ था। उसका आका अब्दुल रहीम खान मुझे पहले ही बता चुका था कि मैं सरदार पाइंदा गुल का कैदी था, इसलिए वो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाने से गुरेज कर रहा था।
शायद बड़ा खान टूटे फूटे कैदियों को अपने आदमियों की नाहली समझने का आदी था। मैंने उसकी कमजोरी से फायदा उठाने के लिए उसे मजीद छेड़ने का फैसला कर लिया। मुझे मालूम है कि तुम्हारी गोलियां नाकारा हैं, यह बताओ कि मेरा नाश्ता कहाँ है। वो बेचारा उर्दू से काम चलाने की हद तक वाकिफ था, इसलिए इस बार भी मेरा वार खाली ही क्या। और उसने दुरुस्त लहजे में कहा, लबलबी दबेगी तो तुम्हारे मुंह से आवाज भी नहीं निकल सकेगी। मेरा दिमाग मत खाओ और अपनी मनहूस सूरत गर करो। तुम्हारा नाश्ता कंटेनर में रखा हुआ है। मैं बेमकसद से मुस्कुराहट के साथ कंटेनर की तरफ बढ़ा तो खुले हुए दरवाजे के करीब ही एक मैले से मग पर खुश्क तंदूरी नान रखा हुआ नजर आ रहा था। मैंने गर्म रोटी उठाकर मग में झांका तो उसमें गाढ़ी लेकिन कम दूध वाली चाय मौजूद थी। इस वीराने में मक्खन और डबल रोटी पर मुश्तमिल नाश्ते की तवक्का भी नहीं की जा सकती थी। नाश्ते के नाम पर जो कुछ मुयस्सर था वही गनीमत था। मैंने चाय के नपे तूले घूंटों के जरिए उस नान के लुकमे अपने हल्क से उतारने की कोशिश शुरू कर दी। मेरा रखवाला अपनी मादरी जुबान में कुछ बुड़बुड़ाता हुआ आगे चला गया। मैं अपने हल्क में फंसे हुए आखिरी लुकमे को मैदे में उतारने की कोशिश में मसरूफ था कि आबादी की जानिब से अब्दुल रहीम खान मुझे अपनी तरफ आता नजर आया। उसके दाहिने हाथ में एक पतली सी बेद दबी हुई थी जिसे वो फिजा में घुमाता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। पिछली रात मेरे साथ उसका रवैया बहुत दोस्ताना था। हम दोनों एक साथ महनोशी करने के बाद खाना खाया था और मुझे उम्मीद थी कि उस बेतकल्लुफाना नशिस्त के बाद वो मेरे साथ हमदर्दाना अंदाज में पेश आएगा। इसलिए मैं उसके करीब पहुंचने से पहले ही अपने नाश्ते से फारिग होकर उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। उसका चेहरा जब मेरी निगाहों की रसाई में आया तो मैं देखकर चौंक पड़ा कि उसके बुचड़े से गुस्से और कुबेदगी के आसार हवीदा थे और वो इन्हीं जज्बात के जेर असर अपनी बेद को फिजा में गर्दिश दे रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपने किसी नादीदा दुश्मन के बदन को इस पतली और लंबी बेद से उधेड़ने की कोशिश कर रहा। वो बेद को फिजा में झटकता और घुमाता हुआ सीधा मेरी तरफ आ रहा था। जब वो काफी करीब आ गया तो मैंने अपने लोगों पर खुशामदाना मुस्कुराहट सजाते हुए अपनाइयत से कहा, क्या बात है खाने आजम के भांजे की पेशाने पर मुझे बरहमी के आसार नजर आ रहे हैं, खैरियत तो है ना। वो 2-3 लंबे लंबे डग भर कर आगे बढ़ा और मेरी तवक्का के बरक्स उसने मेरे बाएं बाजू पर जोर से बेद रसीद कर दी। बेद की जरूरत से मेरे बाजू में चिंगारियां से भर गई, लेकिन मैं जरा भी जुम्बिश किए बगैर हैरत और गुस्से के आलम में उसे घूरता रहा। पिछली रात वो मेरा हम निवाला और हम प्याला रहा था, इसलिए मुझे उससे ऐसे जारहाना फेल की तवक्का नहीं थी। उसने भी मेरे साथ जो कुछ किया था वो शायद उसका इस्तरारी दम्मिल था, क्योंकि मेरी चुपती हुई खून अशाम निगाहों का सामना करते ही वो बौखला गया। तुम पर लानत हो। वो अपनी बेद को फिजा में झटकते हुए गुस्से के आलम में घुरा। तुम यहाँ कैद रह कर भी सरदार बाबा के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आयो। छोटे खान होश के नाखून लो। मैंने उससे ज्यादा तेजी के साथ घुराते हुए कहा, मैं जब से यहाँ लाया गया हूँ तुम्हारे सामने हूँ और मेरा किसी से भी कोई राब्ता नहीं है। मैं बड़े खान या तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश किस तरह कर सकता हूँ। ये हुआ है। वो गुस्से के आलम में धारा। तुम्हारे आदमियों ने सरदार बाबा को पिशावर की हवेली में मैसूर हो जाने पर मजबूर कर दिया है। वो मुहासरा खत्म करने के बदले में तुम्हारी फौरी रिहाई का मुतालबा करें, ये उनका फर्ज है। मैंने बेखौफी के साथ कहा, मेरी आजादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा कोई कदम उठाने के लिए उन्हें मेरी किसी हदाई या साजिश की जरूरत नहीं है। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम सरदार बाबा के आदमियों की कैद में हो। वो जल्ला कर घुरा। वो मुझे लाने वाले आदमियों से पूछो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उन्होंने मेरी साथी को बेहोश करने से पहले सब कुछ बता दिया था और ये तुम मुझे अब बता रहे हो। वो आंखें निकाल कर घुरा है। सफेद कुतिया को आजाद कराने के लिए तुम ही ने मुझसे सिफारिश की थी। मुझे क्या मालूम के रास्ते में तुम लोगों ने क्या गुल खिलाए थे। गुल मैंने नहीं, तुम्हारे आदमियों ने खिलाए थे। मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। इन्होंने सरदार पाइंदा गुल और श्रृंगार वैली के बारे में बात की थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अच्छा ही हुआ कि उस औरत ने वो बातें मेरे वफादारों तक पहुंचा दी। अब मेरे बारे में तुम्हारे क्या अज़ाइम है। मैं तुम्हारा खाना खराब कर दूंगा। उसने घुराते हुए इश्तियाल से बेकाबू होकर एक मरतबा फिर बेद से काम लिया। मैं उसके जद से बचने की कोशिश किए बगैर आगे बढ़ा और मैंने फिजा में लहराती हुई बेद अपनी गिरफ्त में लेकर उसे पूरी ताकत से एक तरफ झटका दिया। अब्दुल रहीम खान मेरे उस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार नहीं था। उसने बेद के सर को मजबूती से थामा हुआ था, इसलिए झटका लगते ही उसके कदम उखड़ गए और वो लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने उसके चेहरे का निशाना लेकर अपने सर को कदरे नीचे झुका दिया और वो अपने ही जोर में मेरे सर से आ टकराया। इस नागहानी तसादुम से मेरी खोपड़ी बंद ना की। मेरा अंदाजा था कि उसकी नाक और पेशानी की जड़ में पड़ने वाली उस टक्कर ने उसे भी हिला कर रख दिया होगा। जिस्मानी तसादुम होते ही उसने बेद को एक तरफ फेंक कर मुझे अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में दबोचना चाहा, लेकिन इस वक्त तक मेरी सर्द मिजाजी भी इश्तियाल में ढल चुकी थी। मैंने अपना बायां घुटना उसके पेट में उड़ाकर उससे पूरी कुव्वत से पीछे धकेल दिया। एक गजबनाक घुराहट के साथ उसका भारी भरकम वजूद पीछे उलटकर जमीन में बोस हो गया और मैंने किसी चीते किसी तेजी के साथ उसके सीने पर सवार होकर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। मेरी उस कार्रवाई से उसके होसान खता हो गए। उसने फिजा में टांगे चलाकर मेरी पुश्त पर घुटने मारकर मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, जो कामयाब ना हो सकी। फिर उसके हाथ मेरी कलाइयों पर जम गए। मेरा इरादा उससे उलझने का नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता था कि बस्ती में हर शख्स उसके हुक्म का गुलाम था। अगर मैं वक्ती तौर पर उसे मार भी लेता तो बाद में उसके आदमी मेरे बदन का रेशा रेशा उधेड़ सकते थे। अगर वो मुझ पर दूसरी बार बेद से हमला ना करता तो शायद इस मारधाड़ की नौबत भी ना आती।
तुम बिला वजह मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। मैंने हाँफते हुए कहा, मेरा इरादा तुम पर हाथ उठाने का नहीं था, लेकिन तुम खुद ही मुझसे लड़ मरने पर तुले हुए हो। मैं अलग हो रहा हूं, लेकिन अब तुम्हें भी अपनी खोपड़ी पर काबू रखने की कोशिश करनी होगी। अपनी बात मुकम्मल करते ही मैं उछलकर उसके सीने पर से उतर गया। वहां जो कुछ हुआ आनन फानन में हुआ था। जब मैं अलग हो रहा था तो अब्दुल रहीम खान का क्लाशनकोव बरदार आदमी भी हमारी आवाजें सुनकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। अब्दुल रहीम खान जमीन से उठा तो उसके अंदाज में तेजी या किसी किस्म की जाहरियत नहीं थी। क्लाशनकोव वाले ने अपनी मादरी जुबान में अब्दुल रहीम खान से कुछ पूछा। उसने जवाब में झलाकर कुछ कहा और आने वाला अपना मुंह लेकर वहां से चला गया। अब्दुल रहीम खान ने मुझसे कुछ कहे बगैर तनफ्फुर अमेज निगाहों से मुझे घूरा और अपनी चारपाई की तरफ चल दिया। उसकी खामोशी और पसपाई से अंदाजा हो रहा था कि इस मुख्तसर सी झड़प के बारे में उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह धर्मी पर उतर रहा था तो इस वक्त सूरत-ए-हाल बहुत मखदूश हो सकती थी, जिसका नतीजा मेरे हक में हरगिज खुशगवार न होता। मैंने फौरी तौर पर छोटे खान के मुंह लगना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी के साथ कंटेनर में चढ़कर खुले हुए दरवाजे के करीब ही बैठ गया और सिगरेट पीने में मसरूफ हो गया। चंद मिनट के बाद क्लाशनकोव वाला उस तरफ आया और उसने मुझे अंदर जाने का हुक्म देने के बाद कंटेनर का दरवाजा बंद कर दिया। मेरी दानिश में इस वक्त वही तरीका सबसे बेहतर था। अब्दुल रहीम खान का गुस्सा खत्म होने के बाद मैं खुशामद दर आमद करके उसे मना सकता था। मुझे छोटे खान की जुबानी जो अधूरी बात मालूम हुई वो इस एतबार से बहुत हौसला अफजा थी कि वीरा उनकी कैद से रिहा होने के बाद खामोश नहीं बैठी थी, बल्कि उसने मेरी गुलू खलासी के लिए अपनी कोशिशों का आगाज कर दिया था। अगर सरदार पाइंदा गुल को पिशावर में घेरने की कोशिश की गई थी तो वो काम सिर्फ वीरा के बस का नहीं था। उसने यकीनी तौर पर अव्वल खान को पूरी सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया था और शायद अव्वल खान ने स्पेशल टास्क फोर्स के पिशावर में मुतय्यन किसी यूनिट के जरिए सरदार पाइंदा गुल पर जाल डालने की कोशिश की थी। उससे पहले कि सरदार पाइंदा गुल सरहद अबूर करके शिंगार वैली के महफूज इलाके में पहुंचता, अव्वल खान के आदमियों ने उससे पिशावर ही में घेर लिया था। अब्दुल रहीम खान ने जो कुछ बताया उससे यह जाहिर होता था कि सरदार पाइंदा गुल पकड़ा नहीं गया था, बल्कि अपनी किसी हवेली में कला बंद होकर बैठ गया था और स्पेशल टास्क फोर्स वालों ने उसे बाहर आने की इजाजत देने के लिए मेरी रिहाई की शर्त आयद कर दी थी।